Okay, Assalamu alaikum. Guys, let's have the second lecture and we are going to talk about the concept of oxidation number. Already lecture 1 में आप जानते हैं we have talked about the oxidation and reduction in terms of classical concept, oxidation and reduction in terms of the electron transfer concept और finally electron transfer concept में आपने कहा था कि redox reactions एक ऐसी set of reactions होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्पीशीज टू दी अदर। फिर आपने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने की कोशिश की थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट समझने की कोशिश की थी बेटा। अब जाके जो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शंस का है, जो रिडॉक्स रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है बेटा, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, राइट बेटा। I'll take one simple example. अगर हमारे पास मान लीजिए बेटा एक कंपाउंड है, जैसे मेरे पास है CH4, राइट। एक कंपाउंड मेरे पास है, मान लीजिए जैसे मेरे पास है CH4। तो इस CH4 में अगर आपने देखना है कि यहाँ पे जब ये CH4 किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, मान लीजिए आपने इस CH4 को बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, it results in the formation of carbon dioxide plus we have the formation of water as well। और जहां तक इस रिएक्शन की बात है, इसमें आपको बिल्कुल ये नजर नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन्स किसने लूज किए किसने गेन किए, क्योंकि ये एज सच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नहीं है। मगर ये रिएक्शन जो है बेटा ये रिडॉक्स तो है, क्योंकि अगर आप क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे इसमें ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर ऐड हो रहा है, राइट बेटा। तो यहां पे हाइड्रोजन जो है वो यहां से कार्बन से रिमूव किया जा रहा है फ्रॉम द CH4, सो दैट मीन्स इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। मगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट है वो इसका रिडॉक्स नेचर बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सो जहां पे आपने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट एक बेटर कॉन्सेप्ट माना था, वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट उन रिएक्शंस में फेल होता है जहां पे बेटा कोवलेंट स्पीशीज रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। यू नो CH4 इज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल, इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ऑक्सीजन इज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल, इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सो जब भी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का गेस करना किसने लूज किए किसने गेन किए ये बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमने एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा जो कि चाहे आयनिक रिएक्शंस की बात हो या कोवलेंट रिएक्शंस की बात हो बेटा, हर एक केस में रिडॉक्स नेचर बता सकता है। So for that purpose we need to understand the concept of oxidation number first। उसके बाद ही बेटा हम बात कर सकते हैं about कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, राइट। दैट वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट लेटर। मगर फिलहाल हमें जो बात करनी है यहां पे वी हैव टू लर्न कि ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। सो फॉर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। वी कैन हैव स्लाइड 1 ऑन द बोर्ड हियर, ओके। सी ऑक्सीडेशन नंबर की जब हम बात करेंगे बेटा, हम कहते हैं कि इट इज द चार्ज विच एन एटम हैज इन इट्स आयनिक फॉर्म, राइट। It is the charge which an atom has in its ionic form, right? You can see, or appears to have in its combined state। देखो बेटा, अगर सपोज कोई भी एटम आपके पास आयनिक फॉर्म में है, जैसे यहां पर आपके पास है Na पॉजिटिव, आप देख सकते हैं कि यहां पे सोडियम एटम के ऊपर जो चार्ज है +1। सो जब भी कोई एटम अपनी आयनिक फॉर्म में होता है, मोनो एटॉमिक आयनिक फॉर्म, यानी कि जिस आयन में सिर्फ एक ही एटम होगा, तो वहां पे उस एटम के ऊपर जो भी चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम जो है दैट इज इक्वल टू +1 इन केस ऑफ Na पॉजिटिव। लाइकवाइज बेटा हमारे पास S2 नेगेटिव एक स्पीशीज है, इसको कहते हैं सल्फाइड आयन। S2 नेगेटिव इसको कहते हैं सल्फाइड आयन। और S2 नेगेटिव में आप देख सकते हैं कि यहां पे सल्फर एक ही एटम है और इस एक एटम के ऊपर चार्ज जो है बेटा दैट्स -2, राइट। सो किसी भी एटम के ऊपर जो भी चार्ज होता है इन इट्स आयनिक फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो यहां पे सल्फर का है दैट्स -2। सिमिलरली बेटा अगर हम CF4 की बात करेंगे, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, राइट। तो यहां पे अगर आपको कार्बन या फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है क्या है बेटा,
तो अपरेंटली ये कोई मोनो एटॉमिक आयनिक फॉर्म तो नहीं है, ये तो कार्बन के लिए कंबाइंड स्टेट है। जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बाउंड स्टेट में होगा तब जाके उसको कंबाइंड स्टेट कहा जाएगा बेटा। तो ये जो CF4 आपके पास है इसमें कार्बन और फ्लोरीन जो है वो दोनों कंबाइंड स्टेट में है। और यहां पे अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर देखना है कार्बन का या फ्लोरीन का, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आपने इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो भी है, सेंट्रल एटम यहां पे आपके पास कार्बन होता है जिसके साथ 4 के 4 फ्लोरीन्स बाउंड होते हैं। इस सेंट्रल एटम के साथ जो 4 के 4 फ्लोरीन्स आपके पास हैं बेटा, ये फ्लोरीन्स को आपने रिमूव करना है इन देयर नॉर्मल आयनिक फॉर्म। आपको पता है कि फ्लोरीन जो है ये हैलोजन फैमिली में आता है, ये ग्रुप 17 को बिलोंग करता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 9, राइट। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है इट इज 2 and 7, यानी कि इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये फ्लोरीन जो है बेटा ये कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। हर फ्लोरीन कार्बन के साथ जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर करता है। और कार्बन के बारे में भी आप जानते हैं, कार्बन जो है ये तो ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का दैट इज 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है दैट इज 2 and 4। इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के हैं वो 4 फ्लोरीन्स के साथ शेयर करके बेटा 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। और हर फ्लोरीन जो होता है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हर फ्लोरीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करता है। और फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 2, 4, 6 और 1 तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जब कार्बन के साथ एक शेयर हुआ तो इसके साथ बेटा बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसकी वैलेंस शेल में बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऑक्टेट कहते हैं। एंड यू नो कि ऑक्टेट जो है ये हमेशा एक एटम को स्टेबलाइज करता है। लाइकवाइज ये जो फ्लोरीन मेरे पास है बेटा इसके पास भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 हो गए, ये इसका 7वां हो गया और ये एक जो कार्बन के साथ शेयर हो गया, तो ये आपके पास इस फ्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लाइकवाइज बेटा यहां पे हर एक फ्लोरीन जो है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर आ जाते हैं। ये हो गए इस फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए इस फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सी, जब भी आपने इस कंपाउंड में यानी कि कंबाइंड स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में होंगे, एक दूसरे के साथ बाउंड स्टेट में होंगे, अगर आपने वहां पे एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट जो सेंट्रल एटम आपके पास होगा, जैसे यहां पे कार्बन आपके पास है, उसके साथ जो बाकी सारे एटम्स जुड़े होते हैं उनको रिमूव करिए इन देयर आयनिक फॉर्म। क्योंकि अब मसला यह है कि फ्लोरीन किस आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन हमेशा बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F नेगेटिव बनाने की कोशिश करता है। क्यों एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्योंकि आपको पता है उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं बेटा, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और वह हमेशा उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके F नेगेटिव बना लेता है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो आपका बेटा CF4 हो गया, ठीक है, इस कंपाउंड में जो आपका CF4 हो गया बेटा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है इसके साथ 4 फ्लोरीन्स बेटा जुड़े हुए हैं, राइट। इसके साथ 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। What you need to do is that अगर आपको कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर देखना है तो इसके साथ जो बाकी सारे एटम्स बाउंड है बेटा उनको अपने नॉर्मल आयनिक फॉर्म में रिमूव करना है, क्योंकि फ्लोरीन जो है ये नॉर्मली एग्जिस्ट करता है एज F नेगेटिव। तो जब मैं ये फ्लोरीन को निकालूंगा बाहर एज F नेगेटिव तो उसकी वजह से कार्बन पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एज F नेगेटिव अगर ये बाहर जाएगा तो इसको कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चलना है। जब उसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। लाइकवाइज अगर आपने ये फ्लोरीन बेटा रिमूव कर दिया एज F नेगेटिव तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन असल में साथ लेके चला गया, तभी तो ये एज F नेगेटिव जाएगा जब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो उसकी वजह से भी कार्बन पे आया एक और पॉजिटिव चार्ज। लाइकवाइज बेटा अगर ये वाला फ्लोरीन बाहर निकला तो ये भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तब जाके ही ये बनेगा एज F नेगेटिव, तो उसकी वजह से भी कार्बन पे आया
एक और पॉजिटिव चार्ज, एंड सिमिलरली ये वाला फ्लोरीन भी बाहर जाएगा एज F नेगेटिव, उसकी वजह से भी कार्बन पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो कुल मिला के अगर देखा जाए इन 4 फ्लोरीन्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से निकाल के कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन से रिमूव कर दिए। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन से रिमूव करने का मतलब ये हुआ जो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा यहां पे कार्बन का होगा, जो चार्ज यहां पे कार्बन का होगा, दैट विल बी +4, बिकॉज मैंने आपको समझा दिया था कि चार्ज का मतलब होता है एक सिंगल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है एक सिंगल एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कितना चार्ज होगा। और आप यहां पे देख सकते हैं कि इन दिस कंबाइंड स्टेट कार्बन एटम जो है उसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज 4 फ्लोरीन ने उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। और अगर फ्लोरीन की बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल एटम, ये कभी भी 2 एटम्स का साथ कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता बेटा। जब एक एटम को आप अलग से देखते हैं उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, वही तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है। क्योंकि यहां पे आपका फ्लोरीन निकला एज F-, राइट, एज F-, दैट मींस फ्लोरीन का यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटा, दैट विल बी एक्चुअली -1, ओके। सो दैट वाज इन द कंबाइंड स्टेट, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है। सो यहां पे हमारी डेफिनेशन बेटा कंप्लीट हुई कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। एंड आई टोल्ड यू कि जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, इट सिंपली मींस चार्ज ऑन एन इंडिविजुअल एटम, राइट। किसी भी एक एटम के ऊपर क्या चार्ज हो सकता है, राइट। अगर वो अपने मोनो एटॉमिक आयनिक फॉर्म में हुआ तब जाके उसके ऊपर जो भी चार्ज होता है, एक सिंगल एटम के ऊपर जो भी चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एटम कंबाइंड स्टेट में है, किसी और एलिमेंट के साथ बाउंड है बेटा, तब क्या करना है, उस एलिमेंट के साथ जितने भी सारे एटम्स बाउंड है उनको रिमूव करिए इन देयर आयनिक फॉर्म, राइट। जब आप उनको रिमूव करेंगे इन देयर आयनिक फॉर्म तो आपके उस एटम के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर आएगा, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है। जैसे कि आपने CF4 में देखा था, कार्बन के साथ जो 4 फ्लोरीन्स बाउंड थे वो 4 के 4 रिमूव हुए एज F-, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर चार्ज जो है बेटा वो +4 आ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +4 बन गया। और फ्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 हो गया, आ गया, सो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा -1। सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आगे रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा उसके रूल्स क्या क्या है। मैंने स्लाइड्स इस तरह से बनाई हैं ताकि आप जो है साथ साथ अपनी नोटबुक बना भी सकें, ठीक है बेटा। अगर आप पिछली स्लाइड पे वापस जाना चाहें जहां पे आपने डेफिनेशन लिया था बेटा, डेफिनेशन लिया था इसका, वो आपके सामने है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज द चार्ज विच एन एटम हैज इन इट्स आयनिक फॉर्म और अपीयर्स टू हैव इन इट्स कंबाइंड स्टेट। For example, in Na positive, charge on sodium is +1. That means oxidation state of sodium is +1 because oxidation state means charge. Similarly, oxidation state of sulfur -2 S-2 में क्या बनेगा? -2. CF4 में आपने देखा चार्ज ऑफ कार्बन कितना आता है? +4. That means oxidation state of कार्बन जो है वो +4 है। और मैंने आपको पूरा समझा दिया बेटा कि CF4 में कार्बन के ऊपर क्यों चार्ज आता है +4 और फ्लोरीन के ऊपर कैसे चार्ज आता है -1। ओके, सो दैट वाज डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। स्लाइड आपके सामने है बेटा, आप बाद में जब इसको लिखना चाहें आप इस स्लाइड को पास कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर नोटबुक एज वेल। लेट्स मूव टू द रूल्स नाउ कि किन रूल्स को यूज करके आप ऑक्सीडेशन नंबर बेटा निकाल सकते हैं ऑफ द एटम्स। सो वी कैन हैव रूल नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब होता है बेटा जिस स्टेट में आपका ये एलिमेंट नेचुरली एग्जिस्ट करता है, राइट। जिस स्टेट में आपका एलिमेंट नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जब भी वो अपने प्योर फॉर्म में होगा, राइट। जब भी वो अपने प्योर फॉर्म में होगा, वो जिस भी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो उस प्योर स्टेट को बेटा उसका फ्री स्टेट कहा जाता है। फ्री मींस जब ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन में ना हो, जब ये किसी और एलिमेंट के साथ बाउंड ना हो, राइट। सो जब भी आपके पास एलिमेंट अपने प्योर स्टेट में होता है तब जाके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट्स ऑलवेज 0, चाहे उसकी कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म क्यों ना हो, ठीक है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बेटा बात करेंगे, हाइड्रोजन जब भी H2 के फॉर्म में होगा या H के फॉर्म में होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा बनता है 0, बिकॉज इस H2 के फॉर्म में ना ही इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना ही इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। यू नो, एक एटम के ऊपर चार्ज हमेशा आता है ईदर ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि H2 जो है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और दोनों हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं बाउंड टू ईच अदर।
तो यहां पे दोनों हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल एक जैसी, दोनों हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बिल्कुल एक जैसी। तो इस वजह से ना ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने देगा, ना ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने देगा। नतीजा ये होगा बेटा, कोई भी हाइड्रोजन एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा। सो जब भी कोई एलिमेंट अपने प्योर एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उनका चार्ज हमेशा लिया जाता है जीरो। लाइकवाइज आप ऑक्सीजन की बेटा बात करेंगे, whenever oxygen will be present as O2 या oxygen will be present as O3 या oxygen will be present as O, ये तो प्योर O ही हो गया। तो यहां पे बेटा इन फॉर्म्स में भी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली आप कार्बन की बेटा बात करेंगे, इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म एक होती है डायमंड, दूसरी होती है ग्रेफाइट। इसी तरह से हमारे पास है बेटा ग्राफीन, फ्लोरीन, राइट, कार्बन कोल, कार्बन कोक, देन वी हैव चारकोल। ये बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन की हैं, मगर कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करें दैट इज प्योर कार्बन ओनली। और प्योर एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है बेटा, जीरो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स प्योर स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और दूसरी बात याद रखना, अगर कहीं पे आपको समझने में कोई भी दिक्कत आई, राइट, एक तो आप ये चीज करोगे कि उस पर्टिकुलर पार्ट को रिवाइज करके एक बार फिर से सुनोगे। दूसरी बात ये है, आई एम गोइंग टू टेक द जूम इंट्रैक्शन एज वेल, और उस जूम इंट्रैक्शन में भी अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे, आई विल बी श्योरली अवेलेबल टू क्लियर ऑल दोज डाउट्स, राइट। बट आई होप इंशाल्लाह ज्यादा पेन जरूरत है। फिलहाल ये हमारे पास रूल नंबर 1 था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी एलिमेंट के लिए इन इट्स प्योर स्टेट हमेशा लिया जाता है जीरो। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नंबर 1। ये हमने अभी बात की बेटा, अगर हमारे पास कोई भी एटम अपनी मोनो एटॉमिक आयनिक फॉर्म में होगा, मोनो एटॉमिक आयनिक फॉर्म मींस जिस आयन में सिर्फ एक एटम है, जैसे आपके पास बेटा यहां पे Fe3 पॉजिटिव दिया हुआ है, यहां पे आयरन जो है सिंगल एटम है और इस एटम के ऊपर चार्ज है +3। मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट के माने होते हैं चार्ज ऑन एन इंडिविजुअल एटम। तो यहां पे एक आयरन एटम के ऊपर चार्ज है +3, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन की अगर आप इसमें बात करेंगे बेटा, दैट विल बी इक्वल टू +3। सिमिलरली अगर आपके पास आयरन +2 होगा, तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन जो होगा बेटा, दैट विल बी सिंपली +2। लाइकवाइज अगर आपके पास Cl नेगेटिव है, यहां पे फिर से एक मोनो एटॉमिक आयन है, यानी कि ये आयन तो है मगर उसमें एक ही एटम है, सो एक एटम के ऊपर जो भी चार्ज है वही तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -1, राइट बेटा। सो दैट वाज अबाउट द मोनो एटॉमिक आयनिक फॉर्म्स, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या लिया जाता है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 यानी कि अल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1, एंड फॉर ग्रुप 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इट्स ऑलवेज +2, राइट बेटा। क्योंकि अगर आप बेटा पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास पहला ग्रुप है हाइड्रोजन से शुरू होता है, मगर आपको पता है हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसीसियम रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। और इसी तरह से जो हम ग्रुप 2 की बात करेंगे बेटा, ग्रुप 2 में आपके पास बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आता है, देन वी हैव कैल्शियम, देन वी हैव स्ट्रोंशियम, देन वी हैव बेरियम, राइट। और रेडियम जो है वो फिर से रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। अगर हम बेटा ग्रुप 1 के किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे, आपको पता है कि इन सब की वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 and 1। सोडियम की बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, 8 and 1। पोटेशियम की बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, इट इज 2, 8, 8 and 1, राइट। सो यू कैन सी इन सारे एलिमेंट्स में, इसी तरह से नीचे जो भी एलिमेंट्स होंगे बेटा, उनमें अंदर वाली शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, मगर बाहर वाली शेल में हमेशा सिर्फ वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होगा। ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं कि जब भी ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं बेटा, ये हमेशा अपने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि अंदर उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ जाएं। या लिथियम की जब बात करते हैं, वो अंदर अपनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बराबर लाने की कोशिश करता है। सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल जो है, इसको कहते हैं डुप्लेट। लिथियम जो है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2 and 1, राइट। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बनेगा लिथियम पॉजिटिव, और लिथियम पॉजिटिव में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 2, और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल में आएंगे।
पहली शेल में दो बराबर इलेक्ट्रॉन्स का होना, इसको बेटा कहते हैं डुप्लेट। और याद रखिएगा, जो भी एक एटम की सबसे लास्ट वाली शेल होगी उसमें अगर बराबर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उसकी पहली ही शेल लास्ट शेल है, अगर उसमें बराबर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को बेटा डुप्लेट कहते हैं। तो डुप्लेट जब भी किसी एटम का होगा तो हम कहते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, ये एटम बहुत स्टेबल है। लाइकवाइज बेटा, इफ वी टॉक अबाउट सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, 8 एंड 1। जब ये सोडियम अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, यह हमेशा कोशिश करता है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाए, ताकि ये अपने आप को Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। और Na पॉजिटिव में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 एंड 8, और उसकी वैलेंस शेल में बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब भी किसी एटम की बेटा दूसरी, तीसरी, चौथी शेल जो है, असल में वैलेंस शेल होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का बराबर होना, 8 इलेक्ट्रॉन्स का बराबर होना, हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्टेट जो है बेटा, ये काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है, जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा व्हेन यू टेक केमिकल बॉन्डिंग, राइट। फिलहाल ये चीजें आपके लिए काफी हैं समझने के लिए कि जब भी कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करता है, वो एटम अपने आप को स्टेबलाइज कर पाता है। सो लिथियम के कंपैरिजन में Li पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा। Na के कंपैरिजन में Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विद रिस्पेक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। इज दैट क्लियर बेटा? सो जब भी आपके पास कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा या अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जब इन्होंने अपना, चूंकि इनकी वैलेंस शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी लास्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद अपने आप को मोनो पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट वे इनके ऊपर जो चार्ज आता है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी +1। वही मैंने कहा था ऊपर रूल में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इन ऑल द कंपाउंड्स इज इक्वल टू +1। लाइकवाइज जो हमारे पास बेटा ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं, इनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप बेरिलियम की बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एंड 2। मैग्नीशियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, 8 एंड 2। कैल्शियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2, 8 एंड 2। सो जिस तरह से ग्रुप 1 एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, लाइकवाइज यू कैन सी जो आपके पास ग्रुप 2 एलिमेंट्स है बेटा, उनकी वैलेंस शेल में आपके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। आप देखिए उनकी वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो जब भी ये एलिमेंट्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे बेटा, ये हमेशा इन 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कोशिश करेंगे, राइट। और जब इन्होंने इन 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, सो दे विल बी ऑलवेज डेवलपिंग द +2 चार्ज। इसीलिए मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इन ऑल देयर कंपाउंड्स इज इक्वल टू +2, राइट। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जब भी आप किसी कंपाउंड में देखेंगे आपका लिथियम प्रेजेंट है, आपका सोडियम प्रेजेंट है, आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम प्रेजेंट है, तो उनका चार्ज रिस्पेक्टिवली क्या क्या लेना पड़ेगा, +1 या +2 लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास बेटा एक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है एंड दैट कंपाउंड इज, लेट इट बी CaSO4। आराम से समझना, अगर इस कंपाउंड में आपको देखना होगा कैल्शियम का चार्ज कितना है, क्योंकि कैल्शियम आपको पता है ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, और जो भी कोई एलिमेंट ग्रुप 2 को बिलोंग करेगा उनका चार्ज हमेशा कितना होता है, +2। ये याद रखना है, तो इसका चार्ज आपको हमेशा लेना पड़ेगा कितना, +2। लाइकवाइज आपके पास सोडियम क्लोराइड है, तो यहां पर आपके पास सोडियम जो है वो ग्रुप 1 एलिमेंट है, और ग्रुप 1 एलिमेंट्स का चार्ज हमेशा कितना लिया जाता है, +1। तो सोडियम का जो चार्ज होगा वो +1 होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। लाइकवाइज अगर हम बात करेंगे बेटा Li3PO4 की, इसको कहते हैं लिथियम फॉस्फेट, राइट। क्योंकि लिथियम जो आपके पास है बेटा, लिथियम ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, और लिथियम का चार्ज हमेशा कितना होगा, +1। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो 3 लिथियम है, 3 लिथियम का तो +3 चार्ज आएगा। वो तो सही बात है, 3 लिथियम का +3 चार्ज जरूर आएगा, मगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एटम्स के लिए नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल एटम के लिए डिफाइन होगा। अगर एक इंडिविजुअल एटम की बात करेंगे, एक लिथियम एटम की बात करेंगे, तो उसका चार्ज जो है बेटा वो हमेशा +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास था कि जब ये कंपाउंड के फॉर्म
में होते हैं तो कंपाउंड्स के फॉर्म में इनका चार्ज अगर आपने देखना होगा, सो ब्लाइंडली आप याद रखिएगा ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लिए हमेशा चार्ज अपने कंपाउंड्स में होता है +1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए अपने कंपाउंड्स में हमेशा चार्ज होता है +2. ओके, we'll be talking about rule number next, that is rule number 4. This rule is for hydrogen only. Okay beta, this rule is for hydrogen only. Let's talk about this rule now. क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है बेटा कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. अब जाहिर सी बात है, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, ठीक है, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, ये दो तरह के एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है. एक जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, राइट, जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, जैसे क्लोरीन है, जैसे फ्लोरीन है, जैसे ब्रोमीन है, जैसे आयोडीन है, ठीक है, जैसे आपके पास कार्बन है, जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, जैसे आपके पास ऑक्सीजन है. दे आर ऑल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. दे ऑल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. ठीक है बेटा. लाइकवाइज या तो ये बॉन्डिंग कर सकता है अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जो कि सारे मेटल्स हैं, राइट, जैसे आपके पास सोडियम हो गया, जैसे आपके पास पोटेशियम हो गया, जैसे आपके पास लिथियम हो गया, जैसे आपके पास बेटा बेरिलियम हो गया, जैसे आपके पास मैग्नीशियम हो गया. ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, दे आर मेटल्स एंड दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन. दे हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बस. बाकी जिन बच्चों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले ही पता होगी. जिन बैचेस ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है उनको इसमें दिक्कत आएगी, मगर मैं उनको बस इतना बताऊं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के माने होते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रैग करने की कैपेसिटी, अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी किसी एटम की कितनी है. और ये जो आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और ये जो सारे एलिमेंट्स आपके पास हैं इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन. फाइन बेटा. तो जब यहां पर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब भी हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होगा, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बाउंड होकर HCl बना गया, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बाउंड होकर HF बना गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O बना गया. ठीक है. लाइकवाइज बेटा, हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बना गया. फाइन. इन सारे कंपाउंड्स में याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड है, चाहे क्लोरीन, चाहे फ्लोरीन, चाहे ऑक्सीजन, चाहे नाइट्रोजन, राइट बेटा. ये सारे के सारे, मैंने बताया ना, ये सारे के सारे जो है बेटा, यहां पे आपको लिखा हुआ है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं दे आर एक्चुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन. जब भी वो हाइड्रोजन के साथ बाउंड होंगे, इनकी ज्यादा कैपेसिटी रहेगी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने की. अब देखिए ना, हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो जब क्लोरीन उसके साथ बाउंड हुआ था, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ड्रैग करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो यहां पर आपके पास बेटा जब आप HCl का स्ट्रक्चर देखोगे, HCl का स्ट्रक्चर आपके पास यूं रहता है. ठीक है, HCl का स्ट्रक्चर आपके पास यूं रहता है. दिस इज हाइड्रोजन, इट इज हैविंग वन कोवेलेंट बॉन्ड विद द क्लोरीन. फाइन. तो यहां पर आपके पास हाइड्रोजन जो है, क्योंकि इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. So what chlorine will do is that वो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर ड्रैग करेगा. फाइन बेटा. जब क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ड्रैग कर दिया, तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. हाइड्रोजन पे बेटा मेरा चार्ज आएगा +1. जबकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ड्रैग करके उसको गेन कर दिया, तो क्लोरीन के ऊपर यहां पे चार्ज आएगा -1. फिलहाल मैं क्लोरीन की चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम. तो जब भी हाइड्रोजन एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होगा, तो हाइड्रोजन हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ लूज करेगा एंड हाइड्रोजन विल शो द चार्ज ऑफ +1. इज दैट क्लियर? लाइकवाइज अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बेटा बाउंड होता है, फ्लोरीन इज ऑल्सो, आप पिछली स्लाइड में देखिएगा, फ्लोरीन इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन.
फ्लोरीन हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन जो होगा वो यहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, चूंकि इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इतनी बेसिक बॉन्डिंग आप क्लास 10th में पढ़ चुके होते हैं बेटा, इसलिए आई एज्यूम कि आपको ये बॉन्ड वगैरह पता है कि यहां पे इन दोनों के बीच के कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का कंट्रीब्यूशन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, मगर फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो हमेशा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रैग करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा +1 और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, उस पे चार्ज आएगा -1। सिमिलरली अगर आप वाटर की बेटा बात करेंगे, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बेटा अटैच्ड होता है। ये वाला कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। ये वाले कोवलेंट बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, मगर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इस वजह से ये ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड को भी अपनी ओर ले जाएगा और इस वाले बॉन्ड को भी अपनी ओर ले जाएगा। ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर ड्रैग करेगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर ड्रैग करेगा। जब ऑक्सीजन ने बेटा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रैग कर दिया, तो इस हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इस पे भी चार्ज आ गया +1, और इस हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इस पे भी चार्ज आ गया +1। सो अगेन यू कैन सी कि हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी +1। whatever is the charge on the atom, that is called as oxidation number. So whenever hydrogen is bound to more electronegative elements, it always develops the +1 charge, it always shows the +1 charge, it always shows the oxidation state of +1. I hope you got it. And likewise बेटा, जब भी हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड की बात करेंगे आप, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड में सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 2 8 and 1। आपको मैंने अभी कहा सोडियम की हमेशा कैपेसिटी रहती है इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और हाइड्रोजन की कैपेसिटी रहेगी इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करने की, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में बराबर लाने की, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जबकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन करेगा। दैट वे हाइड्रोजन विल शो द चार्ज ऑफ -1 एंड सोडियम विल शो द चार्ज ऑफ +1। इज दैट क्लियर? लाइकवाइज बेटा, अगर हम बात करेंगे कैल्शियम हाइड्राइड की, CaH2, तो यहां पे कैल्शियम आपका ग्रुप 2 एलिमेंट है। अभी मैंने आपसे कहा था ग्रुप 2 एलिमेंट्स ऑलवेज शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से लूज होंगे बेटा, उन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन गेन करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन गेन करेगा। जब यहां पे कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के पास गया, तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, उस पे चार्ज आ गया -1, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, उस पे चार्ज आ गया -1। इस तरह से बेटा कैल्शियम हाइड्राइड में कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है -1 एंड -1, राइट। चूंकि पर हाइड्रोजन एटम चार्ज आ गया -1, तो हाइड्रोजन हैज शोन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। आई विल कंक्लूड दिस रूल हियर। हाइड्रोजन अपने कंपाउंड्स में 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, या तो +1 या तो -1। +1 तब जाके दिखाएगा जब ये अपने से ताकतवर एलिमेंट्स के साथ, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होगा, और -1 तब दिखाएगा जब ये अपने से कमजोर, यानी कि अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होगा। And electronegativity means tendency of an atom to drag the electrons, to attract the electrons, to gain the electrons, right बेटा? So जहां तक हाइड्रोजन की बात है, चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एलिमेंट से ज्यादा है और कुछ एलिमेंट से कम है, जिन एलिमेंट से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जाहिर सी बात है इसको वहां पे लूज करना पड़ेगा, इट विल शो द चार्ज ऑफ +1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। और जहां पर भी अपने से कमजोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बाउंड होगा, वहां पे हमेशा ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करेगा, एंड इट विल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोजन। आई विल टॉक अबाउट द रूल ऑफ ऑक्सीजन नाउ। The rule says oxidation number of oxygen is -2 in most of its compounds. जो भी ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, उन सारे कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का बेटा, दैट इज बेसिकली -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स, राइट। और जिन भी कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, उन कंपाउंड्स को बेटा कहते हैं ऑक्साइड्स। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड्स, राइट।
तो जैसे हमारे पास बेटा मान लीजिए, आई जस्ट यूज ए स्लाइड हेयर, ओके। अभी मैंने आपको वाटर का दिखा दिया था, तो वाटर में एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बाउंड थे, इस हाइड्रोजन के पास भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके साथ भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मगर आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब आप बात करेंगे दैट इज 2 and 6, राइट, दैट इज 2 and 6। तो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसकी हमेशा कैपेसिटी रहेगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। एम आई राइट? इसकी हमेशा टेंडेंसी रहती है टू गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी ऑक्सीजन बेटा अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में एक ही एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स फ्लोरीन। बाकी सब के कंपैरिजन में इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट बेटा? तो चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कोवलेंट बॉन्ड में जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन उसको भी अपनी ओर ड्रैग कर सकता है, और इस वाले बॉन्ड में भी ऑक्सीजन अपने इस दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर ड्रैग कर सकता है। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन ने लूज कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन ने लूज कर दिया, ऑक्सीजन ने कुल मिला के यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद ऑक्सीजन जो है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 and 8, और इसका ऑक्टेट जो है बेटा, ऑक्टेट जो है वो इसका कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट वे ऑक्सीजन चूंकि वैलेंस शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बीइंग द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इट ऑलवेज हैज टेंडेंसी टू गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा -2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होगा। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑक्सीजन शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, -2, -2, राइट? ये याद रखना है बेटा। इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स ऑक्सीजन शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। रीजन मैंने आपके सामने रख दिया है। लेकिन अब बात करेंगे बेटा कि जो हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे कंपाउंड्स हैं, उसमें क्या गुंजाइश है। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनको हम पेरोक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, पेरोक्साइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिन कंपाउंड्स में O2 प्रेजेंट होता है एज O22-। जिन भी कंपाउंड्स में O2 प्रेजेंट होता है एज O22-, उनको कहते हैं पेरोक्साइड्स। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, हमारे पास सोडियम पेरोक्साइड है Na2O2। इन कंपाउंड्स में O2 जो है अगर ये प्रेजेंट हुआ एज O22-, तो इस पर्टिकुलर स्पीशीज को बेटा कहते हैं पेरोक्साइड, राइट? इस स्पीशीज को कहते हैं पेरोक्साइड। जैसे अभी हमने कहा था कि ऑक्सीजन पे अगर सिंगल ऑक्सीजन पे कभी 2 नेगेटिव चार्ज हुआ, इस पर्टिकुलर स्पीशीज को बेटा ऑक्साइड कहा जाता है। मगर अगर O2 पे 2 नेगेटिव चार्ज हुआ, उसको कहते हैं बेटा मेरा पेरोक्साइड, राइट? और जब भी किसी कंपाउंड में ये पार्ट प्रेजेंट होगा और O2 2 नेगेटिव प्रेजेंट होगा, तब जाके बेटा वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो 2 नेगेटिव चार्ज है, यहां पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2। मगर बेटा मेरा ये 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 ऑक्सीजन के ऊपर है। ठीक है, वो 2 ऑक्सीजन के ऊपर है। जब 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो पर ऑक्सीजन वहां पे कितना आएगा? दैट्स -1। जब पर ऑक्सीजन, राइट, अगर हम यहां पे पर ऑक्सीजन की बात करेंगे, जब पर ऑक्सीजन यहां पे चार्ज आ गया -1, यानी कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी -1। ओके, नाउ द पॉइंट इज हाउ एंड व्हाई। बेसिकली जो आपका ये O2 2 नेगेटिव होता है, इसमें असल में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और ये जो 2 नेगेटिव चार्ज होती है, एक नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे होती है और दूसरी नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑक्सीजन पे होती है। जब भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इस लिंकेज को, इस बॉन्ड को बेटा कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, या चूंकि बॉन्ड को हम लिंकेज भी कहते हैं, सो इसको हम कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। सो जब भी किसी कंपाउंड में आपको लगेगा कि वहां पे O सिंगल बॉन्ड O मौजूद है, तो उसको हम पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। और जो भी पेरोक्साइड लिंकेजेस होती हैं, उनमें हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा दैट विल बी -1। सो यहां पे एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -1, दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी है चार्ज -1। चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन किया जाता है फॉर 1 एलिमेंट एट अ टाइम, सो एक ऑक्सीजन एटम के लिए, फॉर 1 एटम एट अ टाइम, सो एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहां पे -1
-1 बनेगा। इज दैट क्लियर बेटा? इसने एग्जांपल्स बताई हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड की। लेट्स एक्सप्लोर दीज टू एग्जांपल्स कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा ऑक्सीजन का वो कैसे है -1। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे बेटा, दिस इज H2O2 राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इज बाउंड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का चार्ज यहां पे कितना होगा +1। मगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का टोटल चार्ज कितना बनेगा +2। जब 2 हाइड्रोजन का टोटल चार्ज बन गया बेटा +2, कंपाउंड तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ, अगर इस वाले पोर्शन पे चार्ज है -2, जाहिर सी बात है इस वाले पोर्शन पे चार्ज होना चाहिए -2। क्योंकि अब ये वाला पोर्शन जो बना ये बना O22-, तो O22- मतलब ये आपका पेरोक्साइड हो गया। और पेरोक्साइड में मैंने अभी क्या कहा, 2 ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, तो पर ऑक्सीजन चार्ज कितना होगा -1। सो यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1। सिमिलरली बेटा इसने सोडियम पेरोक्साइड की एग्जांपल बताई है, दैट इज Na2O2 राइट। Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पे आपके पास सोडियम जो है वो बाउंड है टू द ऑक्सीजन। एंड यू नो अभी हमने कहा था जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। यहां पे 2 सोडियम है, सो 2 सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा, दैट विल बी +2। जब 2 सोडियम पे +2 चार्ज हुआ तो उसकी वजह से चूंकि कंपाउंड तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जब इस वाले पार्ट पे +2 चार्ज आ गया तो इस वाले पार्ट पे क्या चार्ज बचेगा बेटा, दैट इज -2। दैट मींस ये वाला पार्ट फिर से कौन सा बना, O22-, एंड O22- को आप क्या कहते हैं, दैट इज पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज -1। इज दैट क्लियर? और बाकी मैंने वो खोल के दिखाया था आपको लिंकेज बॉन्डिंग करके कि वहां पे कैसे ऑक्सीजन का चार्ज होता है -1। सो दैट वाज अबाउट दी पेरोक्साइड्स। इसी तरह से बेटा हमारे पास है सुपर ऑक्साइड्स। आई विल गो बैक टू द स्लाइड, यू कैन सी in superoxides right, I'll just use the black color marker here। अगर आप सुपर ऑक्साइड्स की बात करेंगे, सुपर ऑक्साइड्स वो होते हैं बेटा जहां पे O2 के ऊपर चार्ज होगा -1, जहां पे O2 के ऊपर चार्ज होगा -1। अब यहां पे खुद देखिए, जब कुल मिला के O2 पे चार्ज हो गया -1, ये तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, ऑब्वियसली उसका हाफ होगा राइट। सो दैट वे यहां पे एक ऑक्सीजन का चार्ज जो होगा दैट विल बी -1/2। तो वही मैंने कहा इन सुपर ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज -1/2 राइट। सो जब भी आपको बेटा सुपर ऑक्साइड्स नजर आएंगे वहां पे हमेशा O2 जो है वो O2- के फॉर्म में होगा और वहां पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट्स -2। लाइक वी हैव कपल ऑफ एग्जांपल्स हियर। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे दैट्स KO2। पोटेशियम के अगर आप इस एग्जांपल को बेटा एक्सप्लोर करेंगे, वी हैव गॉट दी, I'm talking about potassium superoxide KO2 फाइन। पोटेशियम सुपरऑक्साइड में आपको पता है कि पोटेशियम इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑलवेज शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इन देयर कंपाउंड्स। अब अगर इस वाले पोर्शन पे है +1, कंपाउंड तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उस पे तो मैंने कोई चार्ज दिखाया नहीं था, दैट मींस O2 पे कुल मिला के चार्ज आएगा -1। जब भी O2 पे चार्ज होगा -1 दैट मींस एक ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -1/2। जब भी एक ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -1/2 उनको हमेशा कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स। दैट्स व्हाई this compound is given the name not potassium oxide, not potassium peroxide, but this is called as potassium superoxide. Similarly beta, if I talk about rubidium O2 right, RbO2, तो rubidium जो है it again belongs to group 1, lithium, sodium, potassium, rubidium right, it again belongs to group 1। इसका भी आपको पता है कि चार्ज होता है +1, जिसकी वजह से इस वाले पोर्शन पे चार्ज आएगा -1। जब O2 पे चार्ज हुआ -1 तो O पे उसकी वजह से चार्ज होगा बेटा, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, दैट्स -1/2। सो दैट वे यहां पर भी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा दैट्स -1/2। लेट्स टेक द कंक्लूजन हियर। ऑक्सीजन जो है वो अपने कंपाउंड्स में 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। एक -2 जो कि उसका 90%, 99% कंपाउंड्स में वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट्स -2। लेकिन कुछ कंपाउंड्स में जहां पे वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा एज ऑक्साइड दैट मींस -2। कुछ कंपाउंड्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एज पेरोक्साइड O22-, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 राइट। मगर जहां पर भी उसका -1 होगा उसको पेरोक्साइड कहते हैं।
एंड लास्ट वन जहां पे O2 के ऊपर चार्ज होगा -1, इनको बेटा हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स, राइट, सुपर ऑक्साइड्स। ये हमारे पास कुछ रूल्स थे, अभी कुछ रूल्स हमारे पास बाकी हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह बेटा और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। लेक्चर को ठीक से रिवाइज करें, अल्लाह हाफिज।